एक और फिल्म आप सबको दिखाने जा रहे हैं। संसद में हुए महत्वपूर्ण विमोचनों पर आधारित ये संक्षिप्त फिल्म है। कृपया आप सभी देखें। विमोचन क्या होता है? विमोचन क्या होता है? विमोचन क्या होता है? ये अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। वो क्षण आ गया जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे, माननीय मंत्री महोदय को सुनने का। लेकिन उससे पहले हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है कि हम सभी के मध्य कर्नाटक की एकलव्य स्कूल की छात्रा चंदना उपस्थित हैं और माननीय मंत्री महोदय को वो अपनी पेंटिंग जो उन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन आपने देखी उसमें बनाई, वो भेंट करने के लिए आ रही हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से चंदना का स्वागत। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बता दूं कि चंदना बहुत डरी हुई सी थी कि मंत्री जी कौन से हैं, क्या कहना है, क्या पूछेंगे। तो हमने कहा कि बहुत ही और अब व्यवहार में सरल, विचारों में दृढ़ और राष्ट्र को सांस्कृतिक वैश्विक पहचान दिलाने वाले एक करिश्माई नेतृत्वकर्ता, भारत की सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि को अंतर्राष्ट्रीय आयाम देने में आपकी भूमिका अद्वितीय है। ऐसे माननीय मंत्री महोदय हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। कृपया सर अपने विचारों से हमें What of things? कल्चरल प्रोग्राम पता मैडम नहीं आपने था कहा तो कि लॉ पढ़ते पढ़ते मैरिज मार्केट में लड़कियों का जो है वो ग्राफ नीचे आ जाता है, उनकी डिमांड कम हो जाती है। ये दर्द केवल आपका नहीं है, हम लोगों का भी है। और मैं तो, आप तो पूरा कर पाए, मैं तो इसके बाद चलते हुए बीच में लॉ छोड़ना पड़ा मुझे। वरना आपको कोई शेर मिल गया, मुझे वो शेरनी शायद मिलने वाली नहीं थी। सेक्रेटरी साहब को शायद बीच में जाना पड़ेगा क्योंकि 4 बजे एक इंटरनेशनल डेलीगेशन के साथ में प्री स्केड्यूल्ड प्रोग्राम है, तो वो बीच में बिना किसी औपचारिकता के जा सकते हैं। संविधान दिवस के इस गरिमामयी कार्यक्रम में जब संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक स्मरणोत्सव का आयोजन हुआ और देश भर में वर्ष पर्यंत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन इसके तहत किया गया। आज वो 1 साल पूरा हुआ है और एक बार फिर हम संविधान दिवस के से जुड़े एक विशिष्ट कार्यक्रम में यहाँ एकत्रित हुए। हम सब के बीच में उपस्थित प्रख्यात शिक्षाविद आदरणीय प्रोफेसर अलका जी, हम सब के बीच में उपस्थित संस्कृति सचिव आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी, आईजीएमसीए के सदस्य सचिव श्री सच्चिदानंद जोशी जी, प्रोफेसर सुधीर लाल जी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न अधिकारीगण, आईजीएनसीए परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, देश भर के विभिन्न कोनों से आए हुए सभी विद्यार्थी मित्र, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले आप सबको संविधान दिवस की हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एक देश के जीवन में 75 साल का कालखंड, संविधान को अंगीकार करने के बाद का 75 साल का कालखंड,
यदि किसी व्यक्ति के जीवन में 75 साल को देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय होता है। हमारी जो भारतीय मनीषा ने जिस तरह की व्यवस्था हमारे लिए जीवन पद्धति की थी, 75 साल का कालखंड पूरा होने पर वो अपने 3 आयाम पूरे कर और संन्यास आश्रम की तरफ प्रस्थान करने के लिए उद्धृत हो, ऐसी विचार किया गया था, ऐसी कल्पना की गई। 75 साल का कालखंड एक देश के लिए वो शायद महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उतना प्रासंगिक नहीं हो सकता। एक ऐसे देश के लिए, एक ऐसी सभ्यता के लिए, एक ऐसी संस्कृति के लिए जिसका अस्तित्व और वजूद लाखों वर्षों से है, हजारों साल का जिसका लिखित और अलिखित इतिहास है, हजारों सालों की सुदृढ़ सुसंस्कृत परंपराएं हैं, उस देश के जीवन काल में 75 वर्ष का कालखंड कितना प्रासंगिक है, यह अपने आप में एक डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन 2 कारणों से एक लंबे संघर्ष के बाद में हमने स्वाधीनता अर्जित की, लाखों बलिदानों के बाद में। अंग्रेजों के भारत में स्थापित होने के ठीक बाद से अंग्रेजों का प्रतिकार जिस तरह से देश में प्रारंभ हुआ और देश के विभिन्न कोनों में हुआ, उस लंबे संघर्ष में जिसमें सैकड़ों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, सैकड़ों लोगों ने अपने सीने पर बिना सिर पर सिलवट डाले हुए गोलियां खाना स्वीकार किया, सैकड़ों लोगों ने कालकोठरियों में जाकर के यातनाएं सहना स्वीकार किया, हजारों लोगों ने कोड़ों की मार सही होगी, लाठियों के प्रहार सही होंगे, आंदोलन किए होंगे, तब जाकर के हमारे देश ने इस आजादी को अर्जित किया। और अर्जित की हुई आजादी को जब एक संवैधानिक व्यवस्था को अंगीकार करके हमने एक बार फिर एक राष्ट्र के रूप में अपनी नई पहचान को वापस नए सिरे से गढ़ना शुरू किया, विश्व भर के संदेह और विश्व की तत्कालीन सत्ताओं के संदेहात्मक भाषण और टिप्पणियों के बाद कि यह भारत कभी एक देश नहीं रह सकता, आजादी के बाद भारत कभी एक राष्ट्र के रूप में नहीं बन पाएगा, संविधान ने जिसको एक नए राष्ट्र की परिभाषा, एक नए रूप में, एक स्वतंत्र एंटिटी के रूप में जब परिभाषा दी, उसके 75 साल बाद पूरे होने के बाद निश्चित रूप से इस पीढ़ी के लिए आकलन का अवसर अवश्य है कि हम इस पर विचार करें कि इस 75 साल के कालखंड में जिस बलिदान के बाद हमने इस स्वतंत्रता को अर्जित किया था और इस संविधान को अंगीकार किया था, क्या हम उनके बलिदान के अनुरूप और एक ऐसा भाव जिसने निरंतर उस निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष किया, तमाम तरह के अत्याचारों के बावजूद भी, तमाम तरह के दबाने और कुचलने के प्रयासों के बावजूद भी उनकी प्रेरणा अक्षुण्ण बनी रही। उस प्रेरणा के पीछे जो तंतु था, जो भाव था, उस सोच थी, उस सोच को के अनुरूप, क्या उनके विचार के अनुरूप हम भारत का निर्माण कर पाए, इसलिए निश्चित रूप से एक आकलन का पीछे घूम करके देखने का एक अवसर हमारे सबके पास में, ये 75 साल के संविधान के पूरे होने की, संविधान को अंगीकार करने की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था को स्वीकार करने के बाद के 75 साल के का कालखंड हमारे लिए इस विषय से अत्यंत प्रासंगिक है। और दूसरा, जिस गति के साथ में तकनीकी ने परिवर्तन किया और तकनीकी के चलते हुए जिस तरह से व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया, जीवन में परिवर्तन आया, हमारे दैनंदिन में परिवर्तन जिस प्रकार से आया, जितना परिवर्तन हजारों साल में नहीं होता, उतना परिवर्तन पिछले कुछ दशकों में हुआ है। इसलिए निश्चित ही हम सब के लिए एक बार फिर ये पुनर्विचार और पुनरावलोकन का अवसर निश्चित रूप से था कि हम इस पर विचार करें कि हमने संविधान को जिस भाव के साथ में अंगीकार किया था, जिस विचार के साथ में संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा की उन 166 बैठकों में विचार करके संविधान को लिखा था, क्या उस संविधान से उसी परिप्रेक्ष्य, उस भाव के साथ में वर्तमान की पीढ़ी जुड़ रही? उनको जोड़ने के दृष्टिकोण से, उनके मन में यह भाव उत्पन्न हो, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष पर्यंत इन कार्यक्रमों की रचना की गई थी।
मित्रों, जब हम भारत की बात करते हैं, हम सब जानते हैं विविधताओं में भरा हुआ भारत, अनेक तरह की बोली, अनेक तरह की संस्कृति, अनेक तरह के विचारधाराएं, अनेक तरह की पूजा पद्धतियां, अनेक तरह की बिलीफ्स, अनेक तरह का पहनावा, अनेक तरह का भोजन, अनेक तरह का संगीत, अलग अलग तरह की विविधताएं, भौगोलिक विविधताएं, सांस्कृतिक विविधताएं, पूजा पद्धति की विविधताएं, उसमें भारत ऐसा अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हुआ हुआ ऐसा दिखाई देता था और ऐतिहासिक रूप से दिखाई देता था। लेकिन इतनी सारी विविधताएं होते हुए भी अगर भारत के इतिहास को उठा करके देखा जाए, अंग्रेजों के भारत में आगमन के बाद उन्होंने अनेक बार इस तरह की टिप्पणियां की दैट इंडिया वाज नेवर ए सिंगल एंटिटी, भारत कभी एक देश नहीं था, एक राष्ट्र नहीं था। लेकिन अनेक तरह की विविधताएं होते हुए भी भारत सदैव सदैव से एक था और उसको एकता के सूत्र में बांधने वाले तंतुओं को आज हम खड़े होकर के विचार करें। भारत की सभ्यता और भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष, भारत के बौद्धिक उत्कर्ष के चलते हुए भारत में हजारों सालों तक भारत दुनिया के लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बना रहा, आकर्षण का केंद्र बना रहा। और कौतूहल और आकर्षण का केंद्र होने के चलते हुए भारत में अनेक लोग भारत को जानने के लिए, भारत से जानने के लिए, भारत से सीखने के लिए, भारत से व्यापार व्यवसाय करने के लिए, भारत को देखने के लिए, अपनी कौतूहल से उत्पन्न क्षुधा को शांत करने के लिए भारत में आए। हमारे देश के अनेक कोनों में, हर जगह पर, इतिहास के हर पन्ने में ऐसे आने वाले लोगों के उल्लेख, पदचिन्ह हमको दिखाई देते हैं, मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। लेकिन कालांतर में भारत ने लगभग 2000 साल तक उसकी कीमत चुकाई आक्रांताओं के आक्रमण के चलते। लेकिन आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष में जिस तरह से भारत ने, चाहे किसी भी इतिहास में उठा करके, इतिहास के किसी भी संदर्भ में उठा करके देख लीजिए, भारत हमेशा एक था। तो आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष में भारत हमेशा एक था। भारत का पुराना इतिहास उठा करके देखिए, भारत का क्लासिकल लैंग्वेज टेक्स्ट हजारों सालों की, अभी हम मैन्युस्क्रिप्ट मिशन पर काम कर रहे हैं, हजारों सालों की मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको उठा करके देखिए, सैकड़ों सालों के लिखित मैन्युस्क्रिप्ट्स को उठा करके देखिए, और उससे पहले जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति और स्मृति से ज्ञान ट्रांसफर होता था, हजारों साल पहले जिन पुस्तकों को रचा गया था, उनके बारे में भारत के लोगों की सर्वदूर मान्यता, वो भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला तंतु थी। भारत के हमारे एपिक्स, रामायण, महाभारत, हमारे विभिन्न लिखे हुए शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे न्याय, हमारे सिद्धांत, हमारे भाष्य जो लिखे गए थे, उन सब ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा था। और उसके बाद हमारी रिलीजियस बिलीफ्स सुदूर दक्षिण में से लेकर के और ऊपर हिमालय मुकुट, भारत के मुकुट हिमालय तक, केदारनाथ तक, भगवान शिव की परंपरा पूरे देश में हर कोने में, भगवान राम के प्रति, कृष्ण के प्रति अनुराग, श्रद्धा, आस्था, ये भारत को भारत बनाती थी, भारत को एकता के सूत्र में निबद्ध करती थी। मुगल काल का भारत, भारत का आजादी के प्रति, आजादी को प्राप्त करने के लिए भारत का संघर्ष, भारत के मंदिर, भारत के सेक्रेड प्लेसेस, भारत के तीर्थ स्थान, ये भारत को एकता के सूत्र में बांधते थे। अभी पिछले वर्ष कुंभ का आयोजन हुआ था, मैंने कुंभ के समय में भी कहा था कि कुछ लोग जो इस बात की कल्पना करते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं, कुछ रेडिकल माइंडसेट के लोग, कुछ वामपंथी लोग जो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने की प्रयास करते हैं कि भारत कभी एक नहीं था, ये कुंभ उनके चेहरे पर एक तमाचे के रूप में है कि 2000 साल पहले भी कुंभ जो है, भगवान बुद्ध के काल में भी कुंभ का अस्तित्व था। भगवान बुद्ध कुंभ में गए थे, वेनसान कुंभ में गए थे, उन्होंने खुद लिखा है कुंभ का वर्णन करते हुए, और उसके पुराने टेक्स्ट, क्योंकि कुंभ के समय में हमने एक एग्जीबिशन किया था और उस एग्जीबिशन में हमने दिखाया था कि 2000 साल तक कुंभ का किस तरह का इतिहास भारत के विभिन्न पुस्तकों में, पंक्तियों में, शिलालेखों में, ताम्रपत्रों में किस तरह से उल्लेखित। वो कुंभ भारत को एकता में बांधने वाला तत्व था। और आधुनिक भारत को अगर एकता के बंधन में बांधने वाली जो चीजें हैं, वो संविधान से शुरू होकर के संविधान के माध्यम से हम सबको मिलती है। चाहे भारत का संविधान होगा, भारत का नेशनल एंथम होगा, भारत का ध्वज होगा, और भारत में समानता के अधिकार होंगे, और हम सब के कर्तव्य जिनकी चर्चा अभी प्रोफेसर अलका जी ने की, वो सब हमको एकता के सूत्र में निबद्ध करते हैं। निश्चित रूप से हमारा संविधान, जिसके 76 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के चर्चा कर रहे हैं, ये दिन हमको इस बात का स्मरण कराता है कि भारत केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं है, अपितु
इस संविधान की मर्यादा और संविधान के सिद्धांतों पर खड़ा एक जीवंत जागृत राष्ट्र है। और उस राष्ट्र को सेलिब्रेट करने के लिए, उस राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को और कर्तव्यों का स्मरण करने के लिए इससे बेहतर शायद हमारे लिए कोई दिन नहीं हो सकता। सामान्यतः ये माना जाता है कि संविधान एक पुस्तक है जो गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में और फोर्स के रूप में हम सबको एक साथ बांधती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि संविधान हमारे लिए एक पुस्तक मात्र नहीं है, अपितु संविधान हमारे लिए एक न्याय का संदेश है, ये समानता का वादा है, स्वतंत्रता का संकल्प है और साथ साथ में हम सब के बीच बंधुत्व की भावना को पैदा करने वाला एक पुनीत ग्रंथ है। 1949 में जब संविधान को अपनाया गया, लेकिन उससे पहले जब संविधान की सभा में इन विषयों पर चर्चा हुई और भारत के संविधान की रचना हुई, अभी हमने देखा कि उससे जुड़े हुए विषयों को लेकर के कि किस तरह से मातृशक्ति का योगदान जो था संविधान में। हालांकि ये भी एक जो है विचार का विषय हो सकता है, एक डिबेट का विषय हो सकता है कि भारत के समाज में महिलाओं की भूमिका, और जिसकी चिंता अभी आदरणीय अलका जी कर रही थी कि भारत में असमानता के अधिकार की जब बात कर रही थी, मैं ये मानता हूँ कि भारत के समाज में कभी भी जो है इस तरह की दोहरी मानसिकता नहीं थी। भारत के समाज में हमेशा से भारतीय समाज में, भारतीय चेतना में, भारतीय मनीषा में महिलाओं को अधिकार बराबरी का दिया गया था और महिलाओं को बराबरी का भी नहीं, उससे जो है ऊंचे अधिकार महिलाओं को प्राप्त थे। ये भारत का समाज था, जो भारत देश था, भारत की संस्कृति थी, जिसमें लिखा गया था यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए भारत में ये कभी प्रश्न नहीं था। भारत के समाज में, भारत की सभ्यता में, भारत के संस्कृति में, भारत की विचारधारा में कभी ये प्रश्न नहीं था कि जो है पुरुष और नारी दोनों के अधिकारों में कहीं कोई विभेद है। नैसर्गिक रूप से जो प्राकृतिक फर्क जो है, वो जब फर्क जो है उसके अतिरिक्त कहीं भी अवसरों की समानता, कर्तव्यों के पालन और उत्तरदायित्व में भारत के समाज में कभी कहीं किसी तरह का विभेद महिला और पुरुष में नहीं किया गया। ये तो कालांतर में जब मुगल सत्ता का भारत में प्रादुर्भाव हुआ और उसके कारण से उसके जो दोष भारत में, उसके जो फुटप्रिंट्स भारत पर बने, उसके कारण से ये विभेद भारत में पैदा हुआ और उसका असर आज भी हमको दिखाई देता है, जिसको समाप्त करने की जिम्मेदारी, जिसको समाप्त करने का बीड़ा जो है संविधान ने उठाया और संविधान निर्माता ने उठाया और संविधान को में इस तरह की समानता का अधिकार सबको दिया। संविधान में सभी नागरिकों को समान माना गया, सब गरिमा के साथ में जी सकें, हर आवाज को महत्व मिले, हर जो है व्यक्ति को बराबर के अधिकार मिले, इस तरह का विधान किया गया। आज का संविधान दिवस निश्चित रूप से और भी अधिक विशेष है, क्योंकि हम 75 साल के उस कालखंड में जो हमने एक साल के लिए जो चेतना का प्रवाह प्रारंभ हो, उसके लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, उसका आज जो है 1 साल पूरा हुआ। जब हम 75 साल का आकलन करते हैं तो हमको इस बात का भी आकलन करने की आवश्यकता है कि इस 1 साल में जिस लक्ष्य को लेकर के हमने इन कार्यक्रमों की रचना की थी, हम उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कहाँ तक पहुँचे। और क्योंकि ये निरंतर भारत युवाओं का देश है और हर वर्ष नई जनरेशन हर साल जो है इस बौद्धिक स्तर तक पहुंचती है कि उसको इन विषयों के साथ निरंतर जोड़ा जाए। इसलिए केवल ये 1 साल हम इसके ऊपर प्रयास करें, बातचीत करें, चर्चा करें, यहाँ तक ये विषय सीमित न रहे, अपितु हम इसको हम अपने रूटीन में और विशेष रूप से एकेडमिया को इस बात के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां किस तरह से संविधान निर्माताओं के सामने संविधान निर्माण का जो अवसर आया, उसके पीछे खड़ी हुई चुनौतियां और उसके बाद में संविधान निर्माण के समय की सारी एक्सरसाइज, संविधान के निर्माण के समय का भाव। क्योंकि जब कोई भी लेजिस्लेशन होता है, कोई भी लेजिस्लेशन बनाया जाता है, अब तो कानून पढ़ाते हैं मैडम, कानून के ऊपर जब कभी भी न्यायालय में उसके ऊपर कभी चर्चा होती होगी, किसी कानून पर कहीं विश्लेषण, कानून को लेकर के कहीं किसी विषय को लेकर के विश्लेषण होता होगा, और मैं ये मानता हूँ कि उसको अगर सही अर्थ में समझना है तो उस कानून को जिस दिन लेजिस्लेट करने के लिए जिस किसी भी सदन में वो कानून बनाया होगा, पार्लियामेंट में बना होगा, स्टेट की असेंबली में बना होगा, तब लेजिस्लेटर ने जो कानून को प्रस्तावित कर रहा है उसने किस भाव के साथ में अपना ओपनिंग स्पीच दिया था, वो उस कानून का सबसे बड़ा आईना और उस लेजिस्लेशन का सबसे बड़ा परिदृश्य, सही पर सटीक परिदृश्य पैदा कर सकता है। इसलिए
जो है हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने वाले सम्मानित सदस्यों ने किस भाव के साथ में संविधान को लिखा, उसको समझे बिना हम संविधान को के साथ में आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को नहीं जोड़ सकते। इसलिए हमको इस बात की आवश्यकता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और आज जो एग्जीबिशन यहाँ की गई नीम के नाम से, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। और मैं उसके लिए, इस विचार के लिए कि ये जिस सोच के साथ में इस एग्जीबिशन को, जिन लोगों ने एग्जीबिशन को क्यूरेट किया, उन्होंने मेहनत की होगी, उन्होंने प्रयास किया होगा, उन सबको तो मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जिसने इस विचार को प्रतिपादित किया कि हमारी मातृशक्ति ने संविधान के निर्माण में क्या योगदान किया था, इसको लेकर के जिन लोगों ने जिसने सोचा होगा, सबसे पहले मैं उनको सोच के लिए बहुत सारा धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। क्योंकि संविधान को यदि समझना है तो संविधान सभा के भाषणों को ठीक अर्थों में समझना पड़ेगा। हम वंदे मातरम का 1 साल पूरा, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का 1 साल का उत्सव मना रहे। अभी हम सब ने वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम ने, जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक मंत्र के रूप में भूमिका का निर्वहन किया। वंदे मातरम जो बंकिम दा ने जब लिखा 1875 में, तब से लेकर के पूरे आज़ादी के संघर्ष के समय 1875 से 1947 लगभग उस पूरे 75 साल की यात्रा में वंदे मातरम हमारे आज़ादी का मंत्र और उद्घोष बन गया। वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के बीच में सामान्य अभिवादन का तरीका बन गया था। वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई के समय में हुए हुए हर कार्यक्रम के अंदर जो है वो वॉर क्राई बन गया था, उसका जो है युद्ध घोष बन गया था। वंदे मातरम, हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिनके अंतिम शब्द बन गया था। उस वंदे मातरम को लेकर के संविधान सभा में किस तरह की डिबेट हुई, कितनी डिबेट हुई, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान बने या न बने, और वंदे मातरम राष्ट्रगान न बने, इसके ऊपर हम सबको, इस पीढ़ी को जानना, इस पीढ़ी का दायित्व है, इस पीढ़ी को जानना चाहिए, यह आवश्यक है। भारत के संविधान में विभिन्न प्रावधान जो किए गए, उन प्रावधानों के पीछे उनका मंतव्य क्या था, क्या सोच थी, क्या विचार था, क्या उनके मन में कल्पना थी, और किस तरह के समाज को बनाने की कल्पना की गई थी, इसकी यदि ठीक से सटीक जानकारी, वो केवल संविधान की किताब पढ़ने से नहीं आ सकती, वो सटीक जानकारी आने वाली पीढ़ी को ठीक से मिले, तब जाकर के संविधान के प्रति उनका सम्मान जो है वो निश्चित रूप से बढ़े। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 साल तक हम संविधान के विषय को लेकर के हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में जाएं। मैं अभिनंदन करता हूं, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संविधान को लेकर के कार्यक्रम हुए। विभिन्न अवसरों पर मुझे भी जाकर के संविधान के विषय में बातचीत करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। लेकिन मेरा अनुभव ये था, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि अभी भी हम संविधान की बैठकें, उसके टेक्स्ट, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हम उस प्रदत्त अधिकार, संविधान के में जितने कुल मिला के कितने क्लॉजेज हैं, हमारा संविधान जीवंत है, हम अभी तक वहाँ हैं। हम संविधान क्या, हमने अपने संविधान के निर्माण के पीछे क्या भाव था, क्या सोच था, इसको लेकर के यदि जब तक हम नहीं जुटेंगे, तब तक हम संविधान की आत्मा के साथ में अपनी आत्मा का मिलन नहीं करा पाएंगे। इस दृष्टिकोण से मैं ये मानता हूँ कि ये जो एग्जीबिशन जिसको आज हमने क्यूरेट किया है, जहाँ हम ऐसे उन महिलाओं के योगदान की चर्चा कर रहे हैं, जिन 15 महिलाओं ने, वो शायद संख्या में कम होंगी, वो संविधान सभा में 299 लोगों के उस संविधान सभा में वो शायद संख्या में मात्र 15 ऐसा दिखती होंगी, लेकिन वो 15 केवल 15 नहीं थी, वो विचारों में विशाल थी, साहस में अद्वितीय थी और दृष्टि में अद्भुत थी। उनका कंट्रीब्यूशन जो है आज हमको इस एग्जीबिशन को देख करके दिखाई देता है। और ये एग्जीबिशन मैं मानता हूँ कि हर जगह तक जाना चाहिए। इस एग्जीबिशन को हम किस तरह से विस्तारित करके, मैंने अभी सच्चिदानंद जी को निवेदन किया कि अब ये केवल एग्जीबिशन हम बनाएं, इससे हमारा जो है पर्पस रिजॉल्व नहीं होने वाला है, सॉल्व नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली हम इनके सारे कंट्रीब्यूशन, इनके पीछे इनका बैकग्राउंड, इनकी आज़ादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन, कैसे ये संविधान सभा तक पहुंचे, संविधान सभा में आने के बाद में किस डिबेट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, और उस कंट्रीब्यूशन के कारण से संविधान में किस तरह से इम्पैक्ट आया। आज हमारे संविधान में जिन अधिकारों की बात करते हैं, उन अधिकारों पे अगर ये मातृशक्ति अगर उसका हिस्सा नहीं होती, शायद उतने अधिकारों की चर्चा संविधान में और चर्चा और उल्लेख शायद संविधान में नहीं हुआ था। इसको गंभीरता से किस तरह से हम लोगों तक ले जा सकते, तब जा करके हम जो है
अपनी उन सारी महिलाओं के साथ में जिन लोगों ने, चाहे अमू स्वामीनाथन होंगी, एनी मैस्करन होगी, बेगम एजाज रसूल होंगे, दक्षिणायनी वेलायुध होंगे, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, इन सब के कंट्रीब्यूशन के प्रति हम जो है न्याय नहीं कर पाएंगे। इन सब लोगों ने जो है, क्योंकि इन्होंने संविधान लिखने में अपनी भूमिका नहीं निभाई, अपितु संविधान को जिया, बहसों को दिशा दी और इस बात को सुनिश्चित किया कि हमारा संविधान जो है वो समावेशी और न्यायपूर्ण बने। और ऐसे विषय को लेकर के आज जो हमने एग्जीबिशन को जो है वो इनॉग्रेट किया है, मैं ये मानता हूँ कि ये केवल उनके प्रति सम्मान और उनके प्रति श्रद्धांजलि मात्र नहीं है, और केवल उनके कंट्रीब्यूशन को स्मरण करना मात्र नहीं है, अपितु भारत के आज़ादी की लड़ाई और भारत को वर्तमान आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं ने किस तरह से इन भूमिका का निर्वहन किया है, उनकी भूमिका का अभिनंदन करने का अवसर हम सबके पास में है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ इस एग्जीबिशन और जो दूसरा एग्जीबिशन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के दौड़ लगाया गया, उसके पीछे जुटे हुए हर एक व्यक्ति का मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग जो यहाँ आए उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये यात्रा समाप्त न हो, ये 75 साल का, 1 साल का उत्सव केवल यहाँ न ठहरे, अपितु किस तरह से हम रिजॉल्व करके इस संविधान की आत्मा के साथ में आत्मिक रूप से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकें, इस दृष्टिकोण से हम सबको जो है एक नए संकल्प के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है। हम केवल संविधान का प्रियम्बल पढ़ लें, उससे विषय समाप्त नहीं होने वाला है। हम अपने संविधान के साथ आत्मिक रूप से किस तरह से जुड़ें, इस दृष्टिकोण से हम सबको संविधान की भावना को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके प्रेरक विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, और आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस स्मरणोत्सव को अर्थपूर्ण और सफल बनाया है। और इसी के साथ हम कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप सभी अतिथियों से अनुरोध है, बाहर बहुत गर्मा गर्म चाय आप सबकी प्रतीक्षा कर रही है, आप सब अवश्य चाय और सैंडविच खाकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।